नमस्कार, शेखावटी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा कक्षा 10 में भारतीय कृषि चल रहा था, जिसमें हमने पिछली क्लास में दलहन जो फसलें थी उनके बारे में जान लिया था। आज हम हमारी 2 फसलें बची हुई हैं, तिलहन फसलें और नकदी फसलें, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो भारतीय कृषि में अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि का योगदान है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नकदी फसलें भारत के 1/4 भाग को कवर करती हैं। जो कुल फसलें होती हैं उनका 1/4 नकदी फसलों के रूप में बोया जाता है और यह किसान को आर्थिक रूप से मदद करती हैं। और इनका जो नकदी फसलें हैं इनका उपयोग उद्योगों के अंदर किया जाता है। सबसे पहले गन्ना भारतीय मूल का पौधा है और यह जो बांस की फसल है उसका वंशज है। तो भारतीय मूल का पौधा है गन्ना और जो बांस के वंशज है उनका पौधा है। गन्नों को बोने के लिए 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक का तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक जहां होती है वह गन्ने के लिए उपयुक्त है। मिट्टी चिकनी मिट्टी, दोमट और नमी युक्त होनी चाहिए। कछारी मिट्टी जो होती है वह गन्ने उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। चिकनी मिट्टी, दोमट, लेकिन यह कौन सी होनी चाहिए? नमी युक्त होनी चाहिए। अब गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश 1 नंबर के ऊपर, महाराष्ट्र 2 नंबर, कर्नाटक 3, तमिलनाडु 4, आंध्र प्रदेश 5वां और गुजरात 6ठा स्थान रखता है। तो गन्ना उत्पादन के अंदर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा, कर्नाटक का तीसरा, तमिलनाडु का चौथा और आंध्र प्रदेश का 5वां स्थान है। इसके बाद गुजरात। राजस्थान के अंदर गन्ना उत्पादन उदयपुर में, गंगानगर में, भीलवाड़ा में और हनुमानगढ़ में। तो यह 4 जिले हैं जो गन्ना उत्पादन के अंदर राजस्थान में अग्रणी हैं। इसके बाद जो दूसरी नकदी फसल है वह कपास है। हमारे जो भारतीय संस्कृति रही है उसमें ऋग्वेद व मनुस्मृति में जो सूती वस्त्र है उसका वर्णन मिलता है। तो आदिकाल से ही जो सूती वस्त्र है वह भारत में चला आ रहा है। तो जो कपास से वस्त्र बनाने की जो कला है वह भारत में प्राचीन समय से ही चली आ रही है। कपास उत्पादन का जो कृषि का जो कुल भाग है उसका 6.7% भाग कौन सी फसल बोई जाती है? कपास बोई जाती है। कपास को बोने के लिए उपयुक्त दशाएं कौन कौन सी हैं? तो तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 80 से 200 सेंटीमीटर और मिट्टी काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। 3 प्रकार की जो किस्में हैं कपास की वह हमारे यहाँ बोई जाती हैं, लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली। तो 3 प्रकार की जो फसल है कपास के, उसकी 3 किस्में बोई जाती हैं। लंबे रेशे वाली को अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। यह जो कुल कपास का उत्पादन है उसका 50% कौन सी फसल? लंबे रेशे वाली होती है। मध्यम रेशे वाली का उत्पादन 40% और छोटे रेशे वाली का 10% भाग उत्पादित किया जाता है। कपास उत्पादन के अंदर गुजरात प्रथम स्थान के ऊपर, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान और आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान रखता है। इसके बाद हरियाणा और राजस्थान में भी कपास की जो फसल है वह बोई जाती है। तो हमने जो नकदी फसलें हैं देख लिए हैं, एक बार इनको फिर से रिपीट कर लेते हैं। गन्ना भारतीय मूल का पौधा है और जो बांस वनस्पति है उसका वंशज है। तापमान 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी चिकनी व दोमट मिट्टी। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इनकी जो दशाएं हैं उनमें से या जो प्रथम 3 राज्य हैं उत्पादन के अंदर उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रथम 3 राज्य हैं। राजस्थान में उदयपुर और गंगानगर मुख्य स्थान रखते हैं। कपास की कुल फसल है उसका 6.7% भाग कपास का उत्पादन किया जाता है। तापमान इसके लिए 20 से 35 डिग्री, वर्षा 80 से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी काली मिट्टी में यह बोई जाती है। 3 किस्में हैं, लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश मुख्य स्थान रखते हैं।
इसके बाद जो तिलहन फसलें हैं, अब तिलहन फसलों के बारे में जान लेते हैं। तिलहन फसलों में मूंगफली मुख्य फसल है, क्योंकि यह कुल तिलहन फसल का 45% मूंगफली के रूप में ही पैदा किया जाता है। हमारे देश में जो कुल तिलहन फसलें उत्पादित होती हैं उनमें से 45% हिस्सा किसका होता है? मूंगफली का होता है। मूंगफली ब्राजील मूल की फसल है और मूंगफली उत्पादन में गुजरात 1 नंबर पे, आंध्र प्रदेश 2 नंबर पे और तमिलनाडु 3 नंबर पे। तो यह मुख्य 3 राज्य हैं जो भारत में मूंगफली उत्पादन में अग्रणी हैं। राजस्थान के अंदर आ जाइए तो आप चित्तौड़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, यह वह प्रमुख जिले हैं जहां मूंगफली उत्पादित की जाती है। इसके बाद अगली तिलहन फसल है सरसों। विश्व का जो 70% है वह भारत में उत्पादित होता है सरसों। विश्व के कुल सरसों उत्पादन का 70% भाग कहाँ पैदा होता है? भारत में पैदा होता है। राजस्थान सरसों उत्पादन में नंबर 1 है। भारत के अंदर राजस्थान सरसों उत्पादन में नंबर 1 स्थान के ऊपर आता है, प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कुल सरसों उत्पादन का 41% भाग कहां से उत्पादित किया जाता है? राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। अब राजस्थान में अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ वह प्रमुख जिले हैं जहां सरसों का उत्पादन किया जाता है। तो यह 3 आप याद रख लीजिएगा। एक बार फिर से तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं? मूंगफली और सरसों। एक अरंडी की फसल भी तिलहन उत्पादन के अंदर बोई जाती है। अरंडी की फसल किस काम में आती है? तो स्नेहक, जो गाड़ियों के अंदर स्नेहक या लुब्रिकेंट्स डाले जाते हैं उनमें, चमड़ा उद्योग में। तो यह 2 चीजें हैं जहां जो अरंडी की फसल है, अरंडी के तेल का उपयोग किया जाता है। तो तीसरी फसल तिलहन की हमारी अरंडी की फसल हो गई। तो इस प्रकार से आज हमने कौन कौन सी फसलें देख ली हैं? नकदी फसलें और तिलहन की फसलें। अब हम अंतिम चरण में चलते हैं इस चैप्टर के। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि का योगदान। तो पहला योगदान क्या है? रोजगार। हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो देखा था कि 54.6% जनसंख्या, आपको याद होगा 54.6% जनसंख्या सीधे तौर पर किससे जुड़ी हुई थी? कृषि से जुड़ी हुई थी। यह हमने पढ़ा था। तो 54.6% लोगों के लिए कृषि क्या है? रोजगार है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे मुख्य योगदान तो क्या है कि यह आधी से ज्यादा जनसंख्या को क्या है? रोजगार उपलब्ध करवाती है। 54.6% लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर क्या है? कृषि के द्वारा रोजगार प्राप्त होता है। तो पहला लाभ यह हो गया। दूसरा जीडीपी। जीडीपी के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होती है। तो जीडीपी का कितना भाग पढ़ा था हमने? 17.4% भाग। जीडीपी का क्या पढ़ा था कि भारत के कुल जीडीपी में 17.4% योगदान किसका है? कृषि का है। तो यह 17.4% जो योगदान है वह जीडीपी में है। तो दूसरा जो कृषि का योगदान हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर के कुल जीडीपी का 17.4% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। तो एक बहुत बड़ा भाग हो गया। 1/5वां भाग मान लीजिए आप पूरी अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। तीसरा जो अर्थव्यवस्था में योगदान है वह है उद्योगों में कच्चे माल के तौर पे। उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति। कौन कौन से उद्योग है जहां कृषि योगदान करती है? तो चीनी उद्योग, जो तेल के कारखाने हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था, मूंगफली, सरसों, अरंडी आदि, या इससे जुड़े हुए भी अन्य उद्योग हैं कई, जैसे ट्रैक्टर कृषि के लिए आवश्यक है, बीज उद्योग। तो सीधे तौर के ऊपर कृषि क्या है?
उद्योगों में कच्चा माल उपलब्ध करवाती है और कृषि से जुड़े हुए अनेक ऐसे उत्पाद हैं जो कृषि के अंदर आवश्यकता होती है, उनकी कृषि के अंदर आवश्यकता होती है, तो वह उद्योग भी क्या है, कृषि से जुड़े हुए हैं। और यह कृषि में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान, मान लीजिए कृषि का सीधे तौर पर कच्चा माल उपलब्ध करवाना अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। बहुत से ऐसे उद्योग हैं, कपड़ा उद्योग है, जूट उद्योग है, तो ऐसे बहुत से उद्योग हैं जहां कृषि कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। तो यह जो कृषि का योगदान किसमें हो गया, अर्थव्यवस्था में। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। और अंतिम जो हमारा कृषि में योगदान है वह है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में किस प्रकार कृषि का योगदान है, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आयात की जाती हैं और निर्यात की जाती हैं। अब निर्यात किसी भी चीज का करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, सुदृढ़ होगी। तो हमारे देश में बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो ज्यादा मात्रा में उत्पादित होती हैं, जो हमारी आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में उत्पादित होती हैं, तो उनका क्या है, निर्यात किया जाता है। निर्यात करने से जो विदेशी पूंजी है वह भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर आती है और भारत की अर्थव्यवस्था क्या होती है, सुदृढ़ होती है। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार के द्वारा भी कृषि क्या करती है, अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। तो एक बार हम जो भारतीय कृषि है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने सामान्य जानकारी ली थी, उसके बाद हमने जो फसलों का वितरण है वह देख लिया था। हमने फसलों को दो वर्गों के आधार के ऊपर विभक्त किया था। पहले हमने ऋतुओं के आधार पर बांटा था, उसके बाद उपयोग के आधार पे। फिर हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ी, दलहन फसलें पढ़ी, उसके बाद हमने आज नकदी फसलें पढ़ी और तिलहन फसलें पढ़ी। उसके बाद भारत की कृषि में जो योगदान है, भारत की कृषि का जो योगदान है अर्थव्यवस्था में वह देखा। तो यह चैप्टर हमारा 5 क्लासों में पूरा हो गया है आज। अगला जो है चैप्टर वह राजनीति विज्ञान का शुरू करेंगे, लोकतंत्र। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।